नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे आयोजित। 26 जनवरी तक प्रदेश भर में भव्य आयोजन किए जाएंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने जारी किए हैं निर्देश। राज्य स्तरीय समारोह अवध शिल्प ग्राम में होगा। हर जिले के लिए 3 लाख का बजट बनाया गया है। जिला स्तर पर 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यक्रम होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश दिवस पर प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 26 जनवरी तक प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 26 जनवरी तक प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम होंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तरीय समारोह अवध शिल्प ग्राम में होगा। हर जिले में 3 लाख का बजट बनाया गया है। जिला स्तर पर 3 दिवसीय केंद्रीय कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे आयोजित। 26 जनवरी तक प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तरीय समारोह अवध शिल्प ग्राम में होगा। लखनऊ से एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। हर तहसील के 10 बड़े बकायेदारों की होगी कुर्की। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश दिए हैं। संबंध में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं। सूर्यास्त के बाद अब ना तो खनन और ना ही परिवहन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्देश जारी किए गए हैं। हर तहसील के 10 बड़े बकायेदारों की कुर्की की जाएगी। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश जारी किए हैं। संबंध में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सूर्यास्त के बाद अब ना तो खनन और ना ही परिवहन। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। हर तहसील के 10 बड़े बकायेदारों की होगी कुर्की। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने निर्देश जारी किए हैं। संबंध में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के लिए निर्देश जारी अब कर दिए गए हैं। हर तहसील के 10 बड़े बकायेदारों की होगी कुर्की। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये निर्देश जारी किए हैं। संबंध में तहसीलदारों पर की जाएगी कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में जीत के लिए प्लान। हर वोटर तक पहुंचने का बीजेपी ने प्लान तैयार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 30 जनवरी को शिक्षक स्नातक एमएलसी की 5 सीट पर चुनाव होगा। 39 जिले के मतदाताओं तक पहुंचने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया है। आज से शुरू होगी बीजेपी के जिलों में बैठक। सांसद विधायक से लेकर ब्लॉक प्रमुख बैठक में होंगे शामिल। हर वोटर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की लगाई जाएगी जिम्मेदारी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। शिक्षक स्नातक एमएलसी चुनाव में जीत के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। बीजेपी लगातार प्लान तैयार कर रही है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को शिक्षक स्नातक एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव होगा। 39 जिले के मतदाताओं तक पहुंचने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है और वोटर पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की लगाई जाएगी जिम्मेदारी। सांसद विधायक से लेकर ब्लॉक प्रमुख बैठक में होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएलसी चुनाव में जीत के लिए बीजेपी प्लान तैयार कर रही है। हर वोटर तक पहुंचने के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जमीन पर मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। मामला जिले के इटवा तहसील के कठेला सरकी गांव का है, जहां पिछले दिनों आई बाढ़ से प्रभावित को राहत किट वितरण किए जाने में जमकर धांधली हुई थी। ग्रामीणों को बाढ़ राहत किट में दाल चावल सहित 16 आइटम दिए जाने थे, लेकिन ग्रामीणों को 10 से 11 आइटम ही दिए गए। जब इसकी शिकायत ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जिम्मेदारों से की, तो लेखपाल ने जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ ही फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेखपाल के ऊपर कुछ नहीं हुआ था। जो उचित कार्रवाई होनी थी वो सब हुई, उस समय भी हुई। और अभी अगर आपकी कोई सी ये शिकायत आ रही है कि इसके राशन जो हमारा आपदा का मुआवजा बढ़ता है उसमें कहीं कोई शिकायत आ रही है पैसे लेगी, तो इसकी भी जांच कराई जाएगी और जांच कराने पर दोषी होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मामला ये है कि जब मैं वहाँ विरोध किया, जब 11 लेखपाल द्वारा सामान वितरण किया जा रहा था, तो उस समय में एसडीएम महोदय को फ़ोन किया। एसडीएम महोदय ने तहसीलदार महोदय को भेजे। तहसीलदार महोदय मौके पे आए, वो भी जांच किए मौके पर। जब जांच किए तो उनके सामने भी 11-12 सामान निकला। एक ट्रक वापस लौटा दिए। लौटाने के बाद में मैं उसी का वीडियो बना के सोशल मीडिया व्हाट्सएप सब ग्रुप में डाल दिया, ट्वीट कर दिया। उसी के संबंध में लेकर लेखपाल ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। हमें रहल है चनक भूजा रहा, 2 गठरी चाउर रहल, दाल रहल है। वो हमें टोटल कितना सामान रहा? 10 सामान रहल है कुलिए। सिर्फ 10 सामान? हाँ, लेकिन सरकार तो करी थी 16 सामान हम दिए हैं। तो 16 सामान नहीं मिलल बा। हम अपना नाम लिखवाए थे। राशन वितरण के समय लेखपाल साहब बोल रहे थे कि आपका नाम लिख लिया गया है और आएगा जब सबका बटेगा तो आपको भी मिलेगा। जब मैं मौके पे गया तो मतलब बट रहा था गल्ला, हम वहाँ पे ढूंढे तो हमारा नाम था। बोल रहे थे कि आपको आज नहीं मिलेगा, कल आइए कल आपको मिलेगा। जब मैं दूसरे दिन पहुँचा तो दूसरे दिन मुझे नहीं मिला। कितना मिला रहा? का बोला चावल मिला रहा और पिसान मिला रहा और चना मिला रहा। वहीं गाजियाबाद में निकाय चुनाव को लेकर जिला मुख्यालय पर आरक्षण को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला प्रशासन से जुड़े आला अधिकारियों के अलावा शासन द्वारा गठित किए गए ओबीसी टीम भी मीटिंग कर रणनीति पर विचार विमर्श कर रही है। 12 बजे शुरू हुई आरक्षण को लेकर मीटिंग में ओबीसी टीम के सदस्य और जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी बैठक में तय करेंगे कि आरक्षण को लेकर किस तरह किया जाए, जिसकी रिपोर्ट ओबीसी की टीम 31 मार्च तक शासन को देगी और शासन इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। यानी कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था, वहीं राम जन्मभूमि से जुड़े महंत और संगठन के अन्य लोगों ने पत्र लिखकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, जिसके बाद बयानों को पूरी तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नकार दिया। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर किसी ने प्रशंसा की है, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयानों को नकार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको उत्सुकता होने दीजिए और अगर हमारे संगठन के कोई वरिष्ठ लोग हैं तो उन्होंने कहा कि तो मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूं, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। समस्याओं के समाधान के लिए गांव के अंदर आता है, उसमें समाज और सरकार यह 2 हिस्से हैं। तो समाज भी अपना योगदान करे और सरकार अपना योगदान लेकर के समाज के द्वार पर खड़ी है, यानी सरकार जनता के द्वार पर खड़ी है। इसी भावना से हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं और आज इस भीषण ठंडक के बीच भी इतनी भारी संख्या में लोगों का आना हुआ है। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आने वाला समय ग्राम विकास को ही समर्पित रहेगा, गरीब कल्याण को समर्पित रहेगा, किसान उत्थान को समर्पित रहेगा। वहीं बरेली के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के गुलाबनगर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सर्दी में पेट्रोमैक्स से तापते समय सिलेंडर गिरने से कमरे में आग लग गई। घर का सोफा, बेड समेत काफी सामान जलकर राख हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी देर रात मौत हो गई। बुजुर्ग का नाम विजय बताया जा रहा है। वह BSNL का रिटायर्ड कर्मचारी था। वहीं इस पूरी घटना में प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही। बरेली से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां घर में भीषण आग लग गई। आग में जलने से घर का सामान खाक हो गया और एक बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। वहीं महिलाओं का विश्व विख्यात संगठन गुलाबी गैंग ने कंबल वितरित किए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल की तरह इस साल भी नववर्ष पर अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ठंड से निजात दिलाने के लिए 1100 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किए गए। बुंदेलखंड कमांडल फरीदा बेगम के हाथ से कंबल पाकर गैंग की महिलाएं खासी खुश नजर आई। वार्षिक सम्मेलन में गुलाबी एक ने जुलूस निकालकर नारेबाजी भी की और महिलाओं के हक और अधिकार को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। सौ कम्बल हमने वितरण किया। जैसे हमारे परिवार की गुलाबी गैंग की जो महिलाएं हैं, उनको ये हर साल हम, क्योंकि मजदूर और गरीब तो हम लोग हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और गरीब भी हैं, तो हर साल की तरह हमने 1100 कम्बल अपने परिवार को नई साल में गिफ्ट दिया। ये हम नहीं कह सकते कि हमने अपनी महिलाओं को दान किया, क्यों? क्योंकि गरीब वो हैं और गरीब हम हैं, और वो मेरा एक परिवार है। हम सर्दी हो या गर्मी हो, हम परिवार कोई भी हमारे यहाँ आता है, पूरा परिवार गुलाबी गैंग का मिलकर उनका सम्मान करता है। वहाँ पे कम्बल का वितरण कर रहे हैं सर्दी के बचाव के लिए, ठीक है। और गुलाबी गैंग की तरफ से बांटा जा रहा, फरीदा मैडम जी की तरफ से। गुलाबी गैंग की फरीदा बेगम है, वो कम्बल वितरण कर रही हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सारे लोग आए। कितनी महिलाओं को कंबल वितरण किया गया? यहाँ तो होगा कम से कम 1,500-2,000 महिलाएं। जिला प्रशासन की तरफ से कंबल वितरण किएगा? नहीं, गुलाबी गैंग ने की है हमारी। फर्रुखाबाद जिले में गंगा किनारे लगने वाला कल्पबास मेला रामनगरिया 6 जनवरी से शुरू हो गया। अभी कई काम अधूरे पड़े हैं। ऐसे में कल्पवासियों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेला रामनगरिया को लेकर गुरुवार शाम तक तैयारियां पूरी नहीं हो पाई। उद्घाटन के दौरान संतों की उपेक्षा में संत समुदाय नाराज हो गए। संतों ने उद्घाटन के दौरान निमंत्रण न मिलने से मेला रामनगरिया में विगत कई दशकों से आ रहे संतों की उपेक्षा से सभी संत नाराज हो गए। संतों ने जिलाधिकारी समेत मेला प्रभारी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जो संतों के साथ व्यवहार हो रहा है बेहद शर्मनाक है। पहले भी इस तरह का माहौल हुआ। कल्पबास में लगने वाले मेला का आज जब करोड़ों रुपए की आय हुई तो मेले का राजनीतिकरण शुरू हो गया। ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरी इसमें सिटी मजिस्ट्रेट जो मेला अधिकारी हुआ करती हैं उनसे बात हुई थी। एक आध कहीं था ऐसा इशू जिसमें बैठ के बातचीत हो भी गई है, और ऐसा अगर कहीं है तो किसी को नाराज़ नहीं होने देंगे। हम स्वयं जाके बात करेंगे, तो जो भी उनका इशू होगा उसको सॉल्व करेंगे। जो अब हम लोग इसमें तय कर रहे हैं, अच्छे कलाकार, अच्छे कॉमेडियन, अच्छा मंचन हो, अच्छा शो हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ को जो लोग पसंद आए, जो चीज़ें पसंद आएँ वो हम उसका प्रयास करेंगे, वो चीज़ें रखी जाएं। हमारी ये प्रतिक्रिया है, हमने तो रामनगरिया जब से लगाया है 2013 से, तो हमको माई के यहाँ बड़ा आनंद आया। शांतिमय मेला हुआ, संतों की कृपा रही। संत लोग हमें निमंत्रण दे के ले आए थे। हमारे संत महाराज बालक दास जी महाराज खुद दतिया में जाके, और हमसे उनने कहा कि बब्बा जी आप बुजुर्ग संत हैं, रामनगरिया एक बार 5 चाल घाट आप लगाएं, अगर आपका मन लगे तो आप प्रत्येक वर्ष लगाएंगे, और आप संत हैं, आपका मन लगेगा जरूर, हमारे मेला की शोभा बढ़ेगी। क्या बनाया गया उपेक्षा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो है कहने मतलब जो चाटुकार लोग होते हैं वो अपना जो है कहने मतलब बनावटी मदारी रूप में जो होते हैं, तो कुछ मदारी ऐसे यहाँ आ गए हैं, वो अपना जो है कहने मतलब वो फैलाए हुए हैं मसले। जब और ये प्रशासन है, ये असल बात तक पहुँच नहीं पाती उसके पास। उसके लिए आप समाचार पत्र भाई यही उनको समझा सकते हैं, वो उनको संज्ञान में आएगा।
समझे, उनसे दूर रह के जो पूर्व में जिन्होंने मेला, जिनके पूर्वजों ने यहाँ मेले को जो है संजीव किया है। कि ये तो जिलाधिकारी महोदय की व्यवस्था खराब रही। जिलाधिकारी महोदय ने ये नहीं सोचा कि संत यहाँ आए, क्योंकि आज 15 दिन हो गए जूना अखाड़े को आए हुए, और हमारे गत वर्षों के बाद श्री महाराज जी भी इसी क्षेत्र में जूना अखाड़े के नाम से अध्यक्ष रहे। पहले एक सिमटिया थी जो हमारे महाराज जी चला रहे थे, क्योंकि संतों का योगदान इस रामनगरिया में रहा और संतों की वजह से मेला रामनगरिया लगता है। बच्चा बाबा अभी पिछले बार आए थे यहाँ, उनकी डीएम साहब स्वयं सारी इतनी व्यवस्था, मेला उद्घाटन पूजन करने से पहले ही कल उनका पूजन करने गए थे। डिग्गी से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज श्रीवास्तव ने अपने आवास पर कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को कंबल वितरण किए और साथ ही उन्होंने कहा कि समाज की सेवा करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। हम सब भारत माता की संतान हैं। अपनों के चेहरे पर राहत का भाव लाकर ही अनमोल प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। श्रीवास्तव ने कहा कि समाज की सेवा करने का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। हम सभी जब भारत माता की जय बोलते हैं, इसका अर्थ है एक ही माता के हम सभी संतान हैं। एक ही माता के संतान होने के कारण हम सबका आपस में भाई भाई का रिश्ता है। अगर हम सभी आपस में भाई हैं तो हमारा वो बंधु भाई जो थोड़ा अभावग्रस्त है, इस कड़ाके की ठंडक में उसको बचाना, उसको, उसके जीवन को सुरक्षित रखना, यह हम सबका नैतिक कर्तव्य है। वही खबर सोनभद्र से है, जहां सदर विधायक भूपेश चौबे और जिला अध्यक्ष अजीत चौबे के संयोजक से सोनभद्र कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता में सोनभद्र और बलिया टीम के बीच फाइनल मैच हुआ, जिसमें सोनभद्र क्रिकेट टीम को हराते हुए बलिया क्रिकेट टीम ने जीत का खिताब अपने नाम किया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल हुए और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र से क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया, जिसमें बलिया क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी इसमें कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें परिवहन मंत्री भी शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र से क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में सोनभद्र और बलिया की टीम के बीच फाइनल मैच हुआ, जिसमें सोनभद्र क्रिकेट टीम को हराते हुए बलिया क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी शामिल हुए और खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया, साथ ही साथ उनका मनोबल भी बढ़ाया। तो मैं उस लड़के से मिलना चाहूँगा। यदि उसके अंदर इतना टैलेंट है तो निश्चित तौर पर उसको जो है उसके टैलेंट को प्रयोग किया जाएगा। और ये तो बहुत ही यदि वो सार्थक जो आज ऐसा आप बता रहे हैं, यदि वो सही है तो ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी और केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि भाई हम लोग इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि लोग जो है हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि बिना हेलमेट के कारण बहुत सारे जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम अपने आने वाले हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने घरोंडा सोसाइटी में अपनी बहन से मुलाकात की। आपको बता दें कि सीएम योगी की बहन घरोंडा सोसाइटी में रहती है। कल बहनोई राजेंद्र सिंह चौधरी का निधन हुआ, जिसको लेकर सीएम शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। लगभग 45 मिनट रुककर अपनी बहन को संवेदनाएं दी और शोक भी प्रकट किया।
वहीं मिर्जापुर में 2025 में लगने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की ओर से 7,000 नई बसें यात्री सेवा के लिए सड़कों पर दौड़ेंगी। हवाई अड्डा के तर्ज पर मिर्जापुर बस अड्डा तैयार किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मैंने परिवहन विभाग के अलावा यहां के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है कि किस तरह ओवरलोडिंग पर पूर्ण नियंत्रण किया जाए, सड़क दुर्घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 बसों के लिए बजट मंजूर किया है, जिसका हम टेंडर भी करने जा रहे हैं। प्रतियोगिता का जो है समापन है और यहाँ भी हमारे अधिकारियों के साथ जो है रोड सेफ्टी पर मीटिंग थी। ये हमारा सड़क सुरक्षा सप्ताह इस महीने को हम लोग बना रहे हैं और 5 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा के लिए सब कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके भी समीक्षा हुआ है और ओवरलोडिंग रोकना है। इस पर हम लोग एक टास्क फोर्स बननी है, इसमें हमारे विभाग, पुलिस विभाग और खनन विभाग को, तीनों विभागों को मिल करके क्योंकि 100% इस पर नियंत्रण करना है। वहीं बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना मंगलवार रात की बताई जा रही है। पीड़ित ने कि चाचा की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। किसी तरह बच्ची अपने चाचा के पास पहुंची और उसने अपने पिता की हवानियत बताई। इसके बाद चाचा ने बहेड़ी पुलिस को तहरीर देकर अपने भाई के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पीड़िता को जिला अस्पताल के मेडिकल के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि आरोपी पिता बहेड़ी में जूता रिपेयर का काम करता है। उसके पहली पत्नी से एक बेटा और एक बेटी है। आरोपी शराब पीने का आदी भी है। वहीं आपको बता दें कि वह 2 साल पहले जेल से बाहर आया था। उस पर पूर्व में हल्द्वानी, बरेली में 3 पोस्को के मुकदमे दर्ज हैं। थाना क्षेत्र बहेड़ी के एक ग्राम में एक व्यक्ति ने थाने पर 376 आईपीसी इस अन्य सबसेक्शंस में और पॉस्को एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कराया है कि उसकी भतीजी के साथ उसके पिता ने दुष्कर्म किया है, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसके बयानों के आधार पर अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।